ना प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में आर्टिकल्स के कॉमन एरर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डेली की एक शीट अपलोड करेंगे एरर्स की, और वो शीट आपके लिए रामबाण होगी। उस शीट से आपको चैप्टर्स भी क्लियर होंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लूँगा शीट में वो सभी PYQ होंगे। जितने प्रीवियस ईयर्स हो रहे हैं उनसे जो भी आर्टिकल्स के क्वेश्चन हैं, इसी तरह नाउन के क्वेश्चन हैं, हर चैप्टर टू चैप्टर शीट बनती चलेंगी। लेकिन एक शीट से आपके टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो जैसे आर्टिकल्स की आज मैंने शीट 1 डाल रहा हूँ मैं, हो सकता है आर्टिकल्स की कम से कम हमें 5 शीट 7 शीट डिस्कस करनी पड़ जाएं, लेकिन उसके बाद आपको इतना इजी लगेगा आर्टिकल्स, मतलब आपके यूज़ में आने लगेगा, वो रटना नहीं पड़ेगा आपको। वो चीज़ें ना बहुत कॉमन सी लगने लगेंगी अगर आप इन शीट को ठीक से पढ़कर नोट्स बना लेते हो। तो जितना मैं बता रहा हूँ आप उसको उसी ढंग से पढ़ना, किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको, जैसे जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है उन बच्चों को बुक में से भी समझ नहीं आता कि ए कहाँ पर हट जाता है, कहाँ पर लग जाता है, इसका कहाँ पर यूज़ है, कहाँ पर नहीं है। तो मैं जो भी आपको बताऊं इस शीट में, आप उसको बड़े अच्छे से नोट करना, अच्छे नोट्स बनाना, क्योंकि एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान है उसके अच्छे नोट्स। जैसे किसी देश की रक्षा के लिए, किसी देश की सिक्योरिटी के लिए उसके पास अच्छे सैनिक, अच्छे हथियार होने ज़रूरी हैं, इसी तरह किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक विद्यार्थी के पास भी अच्छे नोट्स होने ज़रूरी हैं। अच्छा मटेरियल होगा तो अच्छा रिजल्ट होगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं शीट 1 हमारी। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेवर ऑफ द गॉड। देखो, मैं जितना आपको बता रहा हूँ पहले आप उसी एंगल से उतना उतना समझिए। ना तो आप किसी भी सेंटेंस की हिंदी बनाएंगे। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको हिंदी बनाने की आदत, किसी भी वाक्य को पढ़ते ही जो हमारी एक गंदी सी हैबिट है कि हम उसकी हिंदी बनाने लग जाते हैं, वो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आप उस आदत को धीरे धीरे ख़त्म कर दो। 99% आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है, इंग्लिश का पोर्शन जो है उसमें आप बिना हिंदी बनाए 99% आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। 1% कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, सिर्फ 1%। वो मैं आपको धीरे धीरे समझाता चलूँगा कहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से पेपर क्लियर होगा, ना कि हिंदी बनाने से। तो हमें इसकी हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको जितनी जितनी बात बताता जा रहा हूँ आप उतनी बस नोट करो। देखो बच्चों, इसमें जहाँ जहाँ आर्टिकल्स है पहले तो उसको पॉइंट आउट कर लेना आपको। जहाँ जहाँ भी आर्टिकल है, जैसे द फैक्ट यहाँ पर द है, द ब्रेव यहाँ पर द है, द फेवर यहाँ पर द है, द गॉड यहाँ पर द है, यानी 4-5 जगह पर इस एक सिंगल सेंटेंस में आर्टिकल का यूज़ हुआ है। तो मेरी 5 से 7 शीट में आपको मैं हर दा का रीज़न बताऊंगा। लेकिन अभी जैसे सेंटेंस नंबर 1 है, इसमें आपको इतना सीखने की ज़रूरत है कि कभी भी गॉड या गॉडेस वर्ड आ जाए, या तो गॉड आ जाए या गॉडेस, तो उनके पहले हमें कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना। ऐसा नहीं है कि दा यूज़ नहीं करना, नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर गॉड एंड गॉडेस। कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना आपको गॉड और गॉडेस से पहले। गॉड मतलब हमारे देवता, गॉडेस मतलब हमारी देवियाँ। बस इतना लिखना है अभी आपको। इसके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं है, जहाँ गहराई की ज़रूरत है मैं आपको खुद ही गहराई में ले जाऊँगा। आपको अभी गॉड और गॉडेस वर्ड दिमाग में रखना है। द ब्रेव, द फैक्ट, इनको माइंड में मत रखो। इनका एरर बिल्कुल करेक्ट, मतलब इनके पहले द का यूज़ करेक्ट है। क्यों करेक्ट है वो आप धीरे धीरे हर शीट में मैं आपको बताता चलूँगा, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें।
बस गॉड से पहले आपको कभी भी द या ए या एन दिखाई दे तो आपको वहाँ पर एरर मान लेना, उसको गलती मान लेनी है। चलिए सेकंड सेंटेंस देखिए बच्चों, सूनर और लेटर यू विल कम टू नो द ट्रूथ। अब देखिए यहाँ पर भी एक आर्टिकल का यूज़ हुआ है, आप इनको अंडरलाइन ज़रूर करते जाना, क्योंकि एक अपनी हैबिट बना लो। पहले हम जिस भी चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हमें पहले उसको माइंड में रखना है, उसको पॉइंट आउट करना है। तो हमें इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही चीज़ दिखनी चाहिए जिसका नाम है आर्टिकल। जिस तरह अर्जुन को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता था, आपको अपना आर्टिकल दिखाई देना चाहिए। इसमें आपको अपना आर्टिकल दिखाई देगा तो आपके माइंड में बार बार वजह घूमनी शुरू हो जाएंगी कि यहाँ पर आर्टिकल आया क्यों। तो पूरे सेंटेंस का कोई टेंडर मत लीजिए कि हर इस पूरे सेंटेंस में कहाँ कहाँ गलती है, सिर्फ अभी आर्टिकल्स पे काम करो, क्योंकि मैं आपको मिक्स एरर भी कराऊंगा ना, तब वहाँ पर आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन सब कुछ चेक कराऊंगा मैं। फिलहाल सिर्फ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स इसमें एक तो ट्रूथ से पहले द है बच्चों, एक मैन से पहले द है। यहाँ पर सिर्फ दो ही जगह आर्टिकल है। तो आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए, जैसे कि सूनर और लेटर यू विल कम टू नो द ट्रूथ दैट द मैन इज मोर्टल। जब एक पूरी मानव जाति की बात हो रही हो, जब एक पूरी मानव जाति की, यहाँ पर कोई एक सिंगल मैन की बात नहीं हो रही है, पूरी मानव जाति के लिए मैन का यूज़ किया गया है। मैन इज़ मोर्टल, मैन इज़ मोर्टल का मोर्टल वर्ड का मतलब होता है मरणशील, यानी मरने योग्य। तो मानव मरने योग्य है, मानव को मरना तो है ही, एक दिन अंत है हमारा। तो पूरी मानव जाति को जब मैन एक सेंस दे किस चीज़ की, पूरी मानव जाति की, तो आपको वहाँ पर दा का यूज़ नहीं करना है मैन से पहले। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यहाँ पे आपको? अगर मान लो मैन का अर्थ यहाँ पर मानव जाति के लिए नहीं हो रहा होता तो मे बी हमें ए एन दा में से कुछ लगाना पड़ सकता था, लेकिन जब पूरी मानव जाति के लिए हमें मैन का यूज़ करना हो तो हम उससे पहले दा का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको द ट्रूथ क्लियर नहीं किया है, तो आप ऐसा मत सोचना कि सर ने ये चीज़ें छुड़वा दी। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, हर रीज़न बताऊँगा आर्टिकल्स का, लेकिन जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी कि अब बताना चाहिए, अभी इसको बताने का मतलब है आपको एक उल्टे पहाड़ पे चढ़ा देना। आप गलत ट्रैक पे चले जाओगे दोबारा से, जो कि सिस्टमेटिक नहीं होगा। बिल्कुल सिस्टमेटिक बता रहा हूँ मैं आपको, जितना मैं बता रहा हूँ फिलहाल उतने पे काम करो आप। भरोसा रखिए, आर्टिकल्स बेस्ट हो जाएगा, हर चैप्टर इसी तरह बेस्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे ध्यान दो, इफ़ यू वांट टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ। तो यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लो। आई मस्ट एडवाइज यू टू गो थ्रू गीता एवरी मॉर्निंग विद योर क्लीन हार्ट। अब बच्चों इसमें पूरे सेंटेंस में एक ही जगह आर्टिकल का यूज़ हुआ है, ए सक्सेसफुल लाइफ। तो पहले मैं आपको ए का यूज़ बता दूं। ए का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप एक मिनट के लिए सक्सेसफुल को समझ लो, है नहीं यहाँ पे, सक्सेसफुल को हमने साइड कर दिया। तो क्या सेंटेंस बना? अ लाइफ। तो जो लाइफ है वो एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या यूज़ होता है? आर्टिकल। और कौन सा आर्टिकल? ए और एन। ए और एन कब यूज़ होता है? जब कोई भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। तो लाइफ इज़ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कई बार हम बोलते नहीं है कि लाइफ एक ही मिली है, यानी लाइफ को काउंट किया जा रहा है। तो जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उससे पहले आपको ए या एन का यूज़ करना है, ना कि दा का यूज़ करना है। तो इस पूरे पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। इफ़ यू वांट टू में कोई एरर नहीं है, ए सक्सेसफुल लाइफ में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तुम्हें ना जब भी आर्टिकल का एरर ढूंढना है तो आपको पहले नाउन ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल का यूज़ होता किससे पहले है? नाउन के पहले। तो देखिए, आई मस्ट एडवाइज यू, यहाँ तक कोई नाउन नहीं है। टू गो थ्रू गीता, यहाँ पे गीता मतलब जो हमारा एक पवित्र ग्रंथ है, भगवत गीता की बात हो रही है। तो बच्चों, जो गीता है वो हमारा एक पवित्र ग्रंथ है, और जितने भी दुनिया में पवित्र ग्रंथ हैं उन सभी के पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है। तो यहाँ पर थ्रू द गीता होना चाहिए, जो कि सिंपल सिर्फ गीता लिख दिया।
नोट बना के लिखते जाना। सभी धार्मिक ग्रंथों से पहले द का यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, आई एम कॉलिंग अ स्पेड दैट इट इज़ अ न्यूज़ फॉर मी दैट शी हैज़ eloped विद हर बॉयफ्रेंड। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमें बाकी पूरे सेंटेंस पे काम ही नहीं करना, हमें पहले आर्टिकल को माइंड में बिल्कुल सेट कर देना है। तो देखिए, जहाँ जहाँ पे आर्टिकल दिखे बच्चों, आज तुम्हें क्या करना है, उन सभी को अंडरलाइन करते जाना है। क्योंकि मैं जो 4-5 सीट 7 सीट बनाऊंगा, उस हर सीट में आपको जब हर की वजह बताऊंगा तो आपको एकदम से दिमाग में आएगा कि मैंने वहाँ पे जो पॉइंट आउट किया था उसकी भी वजह यही है। तो यहाँ पर एक बार पहले वाले पार्ट में ए आया है जो कि ठीक है। दैट इट इज़ अ न्यूज़, दूसरे पार्ट में भी ए आया है जो कि किससे पहले आया, न्यूज़ से। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो न्यूज़ को समझो। न्यूज़ का मतलब होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या है, हमारे चारों डायरेक्शन से मिलकर एक शब्द बना दिया न्यूज़। न्यूज़ को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उनके पहले आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते। कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता किसके पहले, न्यूज़ के पहले, या फिर किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई, यहाँ तक देखो कोई आर्टिकल नहीं है तो कोई एरर भी नहीं है। वाई दे हैव अपॉइंटेड हिम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो अपॉइंटेड एक वर्ब है, जो अपॉइंटेड एक वर्ब है, इस वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट गिवन हो, अपॉइंटेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट गिवन हो तो उस ऑब्जेक्ट से पहले, सॉरी, अगर अपॉइंटेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट गिवन हो और ऑब्जेक्ट के बाद आर्टिकल दिया हो तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो आर्टिकल का यूज़ वहाँ पर नहीं होगा। आप लिख लेना इसको, 1 मिनट वेट करना जी, सॉरी। 6 देखिए, सचिन तेंदुलकर इज़ ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड इन दिस मिलेनियम। सबसे पहले देखो, इसमें कोई आपको आर्टिकल दिखाई ही नहीं दे रहा, तो फिर आपको नाउन सर्च करना है। अगर आर्टिकल दिखाई नहीं दे रहा तो नाउन सर्च करो, फिर चेक करेंगे कि इस नाउन से पहले आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो बच्चों, सचिन तेंदुलकर एक नाउन है, उसके लिए यूज़ हुआ है ग्रेटेस्ट, और जो ग्रेटेस्ट है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान है बच्चों, जिस वर्ड के एंड में ई एस टी है, मतलब मोस्टली, 100% नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बात कि 100 के 100 वर्ड जिनके एंड में ई एस टी आएगा वो सुपरलेटिव ही हैं, लेकिन 99% जिन वर्ड्स के एंड में ई एस टी आता है, जैसे बेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, उन सभी वर्ड को आपको सुपरलेटिव डिग्री मानना है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का आना ज़रूरी है। तो एरर पार्ट क्या है यहाँ पर, ए, क्या होना था, सचिन तेंदुलकर इज़ द ग्रेटेस्ट। सॉरी। 7 देखिए, नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं है तो एरर भी नहीं है। टू बी AMA एंड शी इज़ गोइंग टू बी अ BA। बच्चों, यहाँ पर दो जगह पर आर्टिकल यूज़ हुआ है, MA से पहले और BA से पहले। आप MA को जब हिंदी में पढ़ोगे, मतलब MA को पढ़ोगे तो आप हिंदी में लिखना, M को A से लिखते हैं हम, A से, मतलब M को जब लिखेंगे हिंदी में तो M लिखेंगे, यानी A और मैं, M बना। तो इसका जो प्रोनंसिएशन है वो स्टार्ट हुआ है A से। और कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि ए, आ, ए, ई, ऊ, ओ, अगर इनसे किसी भी वर्ड का साउंड स्टार्ट हो जाए तो उस वर्ड के पहले आपको एन लगाना होता है, ना कि ए। तो एम ए को हम पढ़ते हैं ए से, एम ए, तो एम के पहले आपको कभी भी ए नहीं लगाना, एन एम ए लगाना है। इसी तरह देखो, बी ए को चेक करो, आपको फ़र्क समझ आ जाएगा। बी ए को हम बै से शुरू कर रहे हैं, और बै उन शब्दों में नहीं है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। मैंने कौन कौन से शब्द बताए हैं, ए, आ, ई, ऊ,
और ओ, इनसे शुरू होने वाले साउंड का कोई भी नाउन हो उसके पहले आपको एन लगाना है, बाकी सभी के पहले आपको ई लगाना है। तो यहाँ पर एरर था, एन एम में होना था जो कि ए एम में दिया हुआ है। 8 देखिए, समर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट एंड नेवर एक्सपेक्ट सच अ समर टू कम अगेन इन आवर लाइफ्स। तो सबसे पहले बच्चों देखो, समर ऑफ लास्ट ईयर, यहाँ पर जो समर है वो एक निश्चित समर है, यानी कि फिक्स समर है, जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर का समर। अगर नॉर्मली सिर्फ समर देते तो मैं आपको दा का यूज़ नहीं कराता, लेकिन जब भी किसी भी वर्ड को हाईलाइट किया जाए, जब भी किसी वर्ड को हाईलाइट किया जाए, यानी कि हाईलाइट करने का मतलब है उसको डेफिनेट किया जा रहा है, उसको निश्चितता दी जा रही है, तो उसके पहले दा का यूज़ होता है। तो 8th में क्या होना चाहिए, द समर ऑफ लास्ट ईयर। 9th में देखिए, बुक यू बोट यस्टरडे इज ऑन कॉमन एरर्स बट इट इज़ नॉट सो यूजफुल एज द बुक नेम्ड कॉमन एरर्स मेड इजी। अब यहाँ पर देखिए, बुक यू बोट यस्टरडे, यहाँ पे जो बुक है ना, वो बुक भी आपको निश्चितता बताने के लिए यूज़ हो रही है। जिस तरह ऊपर समर ऑफ लास्ट ईयर है, इसी तरह द बुक यू बोट यस्टरडे होना चाहिए, यानी बुक को निश्चित बताया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है बुक को, कि जो बुक आपने खरीदी कल, उस बुक की बात हो रही है, यानी कि वो बुक आपकी नज़रों में लाई जा रही है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो वो बुक कोई कॉमन बुक, नॉर्मल बुक नहीं, यानी कि वो बुक निश्चित बुक हो गई, और निश्चित के लिए ये आर्टिकल बना है द। तो यहाँ पे यूज़ क्या होगा, द बुक। 10 देखिए बच्चों, आई वॉज बोर्न ऑन 2 नवंबर 1979 बट शी वॉज बोर्न ऑन द 1 नवंबर। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। रीज़न, फर्स्ट यहाँ पर एक नंबर है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। बच्चों नोट बना के लिखना, 2 प्रकार के नंबर होते हैं। जैसे हम जो गिनतियाँ बोलते हैं ना, 1 2 3, जिनको 1 2 3 बोलते हैं हम, उनको 2 तरह से बोला जाता है इंग्लिश में। जैसे जो 1 है उसको 1 भी बोला जाएगा और फर्स्ट भी। जैसे जो 2 है, 2 को सेकंड भी बोला जाएगा और 2 भी। तो जितने भी वर्ड हम गिनतियों के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की तरह यूज़ करते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। ये सभी के सभी ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं बच्चों। और ऑर्डिनल नंबर के पहले आपको हमेशा दा लगाना है, यानी फर्स्ट इज़ अ ऑर्डिनल नंबर। इसी वजह से हमें यहाँ पर दा का यूज़ करना पड़ा। तो ये नो एरर है हमारा। एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन हिंदू was completely meant for tarnishing his reputation and dethroning him। इस पूरे वाक्य में बच्चों जो मिस्टेक दिखाई दे रही है, पहले तो देखिए इसमें आपको आर्टिकल दिख कहाँ पे रहा है। तो आर्टिकल है एन, जो कि आर्टिकल से पहले यूज़ हुआ है। आर्टिकल्स जो हमारे 3 हैं ए एन दा में से, तो इसमें सिर्फ एन है। उसके बाद इस पूरे सेंटेंस में हमें कोई आर्टिकल दिखाई नहीं दे रहा। तो पहले मैं आपको एन के बारे में अगर बताऊं, तो यहाँ पर एन आर्टिकल इसलिए यूज़ हुआ है, आर्टिकल एक काउंटेबल वर्ड है यहाँ पर, जो कि पब्लिश हुआ है। आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है, किस में पब्लिश हुआ है, हिंदू में। तो जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो कोई एक आर्टिकल है ना, यानी कि वो काउंटेबल है। और काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का यूज़ किया जाता है। अभी मैंने पीछे बताया आपको, इस वजह से यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है। एन ही क्यों हुआ, ए क्यों नहीं हुआ, अभी आपको पीछे वाले पेज में डिस्कस किया है सेंस के अकॉर्डिंग। जैसे आर्टिकल में आ की साउंड आ रही है, तो आ की साउंड से पहले क्या लगाना है, एन, यानी एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। हिंदू वॉज कम्प्लीटली मिंट। बच्चों जितने भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया या और भी बहुत सारे, उन सभी इंग्लिश के न्यूज़पेपर से पहले आपको द का यूज़ करना है। एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द हिंदू वॉज कम्प्लीटली मिंट होना चाहिए।
तो लिख लेना आप, सभी इंग्लिश के न्यूज़पेपर से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है बच्चों। 12 देखिए, द रिच शुड नेवर लुक डाउन अपॉन पुअर, रेदर दे शुड बी गिवन रिस्पेक्ट एंड लव। पहले आपको मैं तरीका बता चुका हूँ, पहले आप पॉइंट आउट करो जहाँ पर आर्टिकल दिखाई दे रहा है, फिर क्या चेक करो, अगर आर्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर नाउन को चेक करो कि नाउन के पहले या नाउन के लिए आर्टिकल आता है। तो जो द रिच है यहाँ पर, द रिच किसके लिए यूज़ किया गया बच्चों? अमीर वर्ग के लिए, अमीर कैटेगरी के लिए। आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप नोट करना इसको। जैसे जो रिच वर्ड है, सिर्फ रिच, सिंगल रिच की बात कर रहा हूँ मैं, उसके पहले दा की बात नहीं कर रहा। जो सिर्फ रिच है उसका मतलब होता है अमीर, जो सिंगल पुअर है उसका मतलब होता है गरीब। अगर हम रिच के साथ SEIS जोड़ दें, पुअर के साथ SEIS जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? जैसे पुअर्स, तो पुअर्स का मतलब हो जाएगा गरीबी। पुअर का मतलब क्या था? गरीब। SORS लगने के बाद बन जाएगा गरीबी। SORS लगने के बाद प्लूरल नहीं बनेगा बच्चों, वो क्या होगा? वो उसकी सेंस चेंज हो जाएगी, यानी कि पहले पुअर था तो गरीब, और पुअर्स है तो गरीबी, यानी उसकी स्थिति, उसकी अवस्था। और अगर आपने रिच के या पुअर के पहले दा लगाया तो इससे वो वर्ग बन जाता है, यानी रिच, द रिच का मतलब है अमीर लोगों का वर्ग, यानी एक अमीर लोगों की पूरी संख्या। तो सेंस देखिए अब, द रिच शुड नेवर लुक डाउन, द रिच शुड, यानी कि द रिच यहाँ पर किसी सिंगल की बात नहीं की जा रही, पूरे अमीर वर्ग की बात की जा रही है। लुक डाउन अपॉन पुअर, और यहाँ पे पुअर किसी गरीब सिंगल की बात नहीं की जा रही, पूरे गरीब वर्ग की बात की जा रही है। और पूरे गरीब वर्ग के लिए हम क्या लगाएं? द पुअर। इस बात को आप कैसे लिखोगे? जो पुअर है, पुअर कोई नाउन नहीं है बच्चों, रिच कोई नाउन नहीं है। पुअर और रिच दोनों एडजेक्टिव हैं, ये किसी की क्वालिटी बता रही हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। राम इज़ पुअर, तो यहाँ पर नाउन कौन है? राम। और पुअर क्या है? उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता, उसके लिए विशेषण जो यूज़ किया गया है। राम इज़ पुअर, राम इज़ रिच। तो ये जो सेंटेंस है इसमें पुअर और रिच का यूज़ किया जा रहा है बच्चों एज अ एडजेक्टिव। और जब एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं वो, तो किसके लिए यूज़ होता है एडजेक्टिव? नाउन के लिए। यानी राम इज़ रिच, तो रिच राम के लिए यूज़ हुआ। राम इज़ पुअर, तो पुअर राम के लिए यूज़ हुआ। इसका मतलब पुअर और रिच नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले दा लगाने पर, एडजेक्टिव से पहले अगर हम दा लगा दें, यानी कि द रिच बोलें या द पुअर बोलें, तब वो एक प्लूरल नाउन बन जाता है। यानी कि द प्लस पुअर या द प्लस रिच मिलकर क्या बन जाते हैं? प्लूरल नाउन। और अगर आप द हटा देते हैं तो ये बन जाते हैं एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। अभी इसमें एरर सिर्फ क्या है? पुअर के पहले द लगाना है। 13 देखिए, हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन लिव। अब सबसे पहले देखो, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इस पूरे सेंटेंस में जो मुझे स्टार्टिंग में एरर दिखाई दे रहा है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो है वो एक पूरा वर्ग है, पूरी एक कैटेगरी है, और ये धर्म भी है। यानी किसी भी धर्म के पहले बच्चों आपको दा लगाना है। कोई भी धर्म का नाम हो उसके पहले दा लगाना है। हमारे पास तो दो लिखे हैं, तो ऐसा नहीं है 2 लिखे हैं तो 2 बार, 4 लिखे हैं तो 4 बार। अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किसी भी धर्म से, या आपके सेंटेंस में कहीं भी धर्म का नाम आ रहा है, तो आपको धर्म के नाम से पहले दा का यूज़ करना है, लेकिन पहले वाले से, ना कि दोनों से। तो सेंटेंस में क्या एरर है? हिंदूज से पहले दा लगना था। द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स गलत होगा बच्चों, द हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिल्कुल करेक्ट है। 14 नंबर देखिए, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज़ वन ऑफ दोज मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया विच आई नेवर मिस टू एडमायर व्हेन आई विजिट दिल्ली। पहले काम क्या सिखाया आपको? पॉइंट आउट करो, पहले अंडरलाइन करो। अंडरलाइन किया तो हमें इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी क्या नहीं दिखाई दे रहा?
कोई भी आर्टिकल्स, एरर नहीं, आर्टिकल्स। एरर तो आपको दिखाई भी नहीं देगा एक बार में, पहले आपको थोड़ी अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जब आप एरर तक पहुंच पाएंगे। कुछ बच्चे डायरेक्ट क्या सोचते हैं, सर हमसे एरर बन नहीं रही। एरर बनने का काम सबसे लास्ट है, उससे पहले आपको खुद को बिल्ड करना है, अपनी नॉलेज को बिल्ड करना है। फिर आपको एरर लगेंगे ही नहीं, बहुत ईजी सी छोटी सी मिस्टेक लगा करेगी, जो एक बहुत ही छोटा सा बच्चा भी कर देगा, जो छठी का बच्चा भी कर लेगा, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो एरर कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। बस एरर हार्ड उनके लिए जिनके पास बेसिक नॉलेज नहीं है। एडवांस नॉलेज की बात छोड़ दो, बेसिक नॉलेज भी नहीं है। अब देखो बेसिक नॉलेज क्या है, 14 में समझो। रेड फोर्ट जो है बच्चों, वो एक ऐतिहासिक स्मारक है, यानी कि एक ऐतिहासिक प्लेस है, एक हिस्टोरिकल जगह है। सभी हिस्टोरिकल जगह से पहले द का यूज़ होता है। पॉइंट नंबर 1 तो ये है। एक सेकंड रीज़न और समझ आ रहा है मेरे को यहाँ पे, आप समझने की कोशिश करो। रेड फोर्ट इज़ अ नाउन। रेड फोर्ट एक नाउन है। किसी भी नाउन के बाद, जैसे कोई सेंटेंस आपका स्टार्ट हो जाए नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर इस स्ट्रक्चर पे आपका कोई भी वाक्य स्टार्ट हो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के पे, तो पहला नाउन कुछ भी क्यों ना हो, उसके पहले द लगेगा ही लगेगा। यानी रेड फोर्ट के पहले आर्टिकल द लगने के 2 रीज़न दिए मैंने आपको। एक रीज़न, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस होगा उसके पहले द लगेगा। दूसरा रीज़न, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो जाए नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन से, तो जो फर्स्ट नाउन है आपको उससे पहले द का यूज़ करना है। एरर हमारे ए पार्ट में ही था, रेड फोर्ट से पहले द लगाना है। 15 देखिए, द ब्रेकफास्ट आई हैड येस्टरडे morning was very delicious and I want to have such breakfast every day। पहले तो देखो बच्चों, ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच, इनके पहले कभी आर्टिकल नहीं आता, ये बात नोट कर लेना। कोई आर्टिकल नहीं आता ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच के पहले। लेकिन अगर यहाँ पर आया है तो ध्यान से देखो, इससे पहले 2 सेंटेंस ऐसे करा चुका हूँ। यहाँ पर ब्रेकफास्ट को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है कि वो ब्रेकफास्ट जो हमने कल किया, यानी कि ब्रेकफास्ट को कॉमनली नहीं बताया जा रहा है, ब्रेकफास्ट को हाईलाइट किया जा रहा है जो कल वाला ब्रेकफास्ट था। और जब भी किसी चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं, उसकी निश्चितता बताते हैं, तभी तो द लगाते हैं। यानी यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट से पहले द लगाना है, इसको कट मत करना, ये राइट है। ऐसे 2 सेंटेंस करा चुका हूँ, आप इससे पीछे वाले पेज में देखना, मिल जाएंगे आपको। आगे देखो बच्चों, इसी में ब्रेकफास्ट फिर दिया है। अब की बार तो द नहीं है, अब की बार ए नहीं है, एन नहीं है, तो समझने की कोशिश करना। जो सच है, SUCH, इस बात को लिख लो। सच के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो एक रूल बनता है, सच प्लस ए या एन प्लस नाउन, सच प्लस ए या एन प्लस नाउन। यानी सच ऑफ ब्रेकफास्ट होना है, ना कि सच ब्रेकफास्ट। सच ब्रेकफास्ट गलत है, सच डायरेक्ट नहीं आता, सच अपने साथ ए या एन लेकर आएगा। यानी सच आ ब्रेकफास्ट या सच एंड ब्रेकफास्ट, ऐसा कुछ होना ज़रूरी है। तो ब्रेकफास्ट की सेंस के अकॉर्डिंग, यानी बी के साउंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, ना कि एन का। नेक्स्ट देखिए, गोल्ड यूज्ड इन दिस पीस ऑफ ज्वेलरी हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम द USA। नो एरर। गोल्ड यूज्ड इन दिस पीस ऑफ ज्वेलरी। अब बच्चों, गोल्ड जो है वैसे तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर देखिए जो गोल्ड यूज़ हो रहा है इस ज्वेलरी में, यानी कि यहाँ पर किसकी निश्चितता बताई जा रही है, गोल्ड की। मतलब गोल्ड को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ, जब भी आप किसी नाउन को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, देन यू शुड यूज़ द आर्टिकल बिफोर इट। तो आपको यहाँ पर द लगाना है, द गोल्ड यूज्ड। 17 देखिए, द रीज़न वाई द कॉफ़ी इज़ पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स इज़ दैट इट कंटेन्स कोफीन। तो बच्चों, सबसे पहले तो आर्टिकल देखो लगा कहाँ है,
अंडरलाइन कर लेना, द रीजन से पहले है, द कॉफ़ी से पहले है, बाकी नहीं है। तो बच्चों अनकाउंटेबल नाउन कौन है? कॉफ़ी। और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम दा नहीं लगाएंगे। फटाफट कट कर दो इसको। 18 में देखिए, एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर हैज़ टू वर्क अबाउट 2 hours टू बाय किलोग्राम ऑफ राइस। जितनी भी इस तरह की यूनिट है, जैसे कि किलोग्राम, किलोग्राम काउंटेबल है, किलो को हम गिनते हैं, किलो को हम गिनते हैं। अब आपको लग रहा होगा किलो को तो हम तोलते हैं, हम सामान को किलो में तोलते हैं, लेकिन फिर क्या बताते हैं, ये 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, यानी किलो काउंटेबल है। तो जो भी, जब भी आपको कभी किलोग्राम दिखाई दे तो आपको उसके पहले, या कोई भी इस तरह की यूनिट जो मापने तोलने के लिए यूज़ हो रही है और अगर वो काउंट होती है तो उसके पहले आपको ए या एन का यूज़ करना है। यानी कि आ किलोग्राम ऑफ राइस, यानी कि 1 किलोग्राम राइस। दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको इस बात को। जैसे मैंने कहा कि मुझे 1 किलो चावल दे दो, अब आप मेरे बोलने के तरीके से ही देखो, मैंने क्या कहा, 1 किलो चावल, यानी कि एक के लिए एक का मतलब क्या है वहाँ पर, आ किलोग्राम ऑफ राइस। तो जब भी आपको किलोग्राम या किलोग्राम जैसी कोई भी ऐसी यूनिट जो तोलने मापने के लिए यूज़ हो लेकिन गिनी जाती हो, तो उसके पहले ए या एन का यूज़ करना है। 19 नंबर पे देखिए, सुनील इज़ अ बेस्ट। ये इजीली कर लोगे आप, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जिसके एंड में ईएसटी आ जाए। और ये सुपरलेटिव है या नहीं है, इसकी एक और पहचान देखिए। सुपरलेटिव तब यूज़ होता है जब किसी एक ग्रुप में से, किसी समूह में से, किसी दल में से एक सिंगल पर्सन की बात हो रही हो या सिंगल नाउन की बात हो रही हो कि वो अच्छा है या बुरा है, उसकी क्वालिटी बताने की बात हो रही हो। तो सुनील इज़ ए बेस्ट स्टूडेंट इन आर क्लास, यानी हमारी क्लास क्या है यहाँ पर, एक ग्रुप, और उसमें से किसको अच्छा बताया जा रहा है, सुनील को। तो आप यहाँ पर बेस्ट के पहले दा लगाएंगे, क्योंकि बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। 20 जो कि लास्ट है आज की क्लास का, ए फर्स्ट स्टेप इन अ। अब बच्चों इससे आगे बढ़ने का मन ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक छोटी सी मिस्टेक दिखाई दे रही है जो आप सबको भी दिखाई दे रही है, जो आपको अच्छे से समझ भी आ जानी चाहिए थी। आ फर्स्ट, आपको मैंने बताया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डिनल नंबर है, और किसी भी ऑर्डिनल नंबर के पहले आपको क्या लगाना है, द आर्टिकल। तो यहाँ पर द फर्स्ट स्टेप होगा। बाकी आगे चल के बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हैं, जैसे आ प्रॉब्लम, वो भी राइट है। उसके बाद जैसे कि ए रैशनल, ये भी राइट है। इन सब के मैं रीज़न बताऊंगा आपको। आप ऐसा मत सोचना कि सर आपने इसमें बस वही आर्टिकल बताए हमें जिसमें एरर था, बाकी नहीं समझाए। 5 से 7 सीट के बाद आप मास्टर हो जाओगे आर्टिकल्स के। मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दो, मुझे मेरे तरीके से समझाने दो, क्योंकि मुझे जो सिस्टम मैंने लिया है समझाने का, उस सिस्टम से बाहर मैं जाऊंगा नहीं। मुझे आपको ये शो नहीं करना कि मुझे ये चैप्टर किस तरह से पढ़ाना आता है या मुझे इसकी कितनी नॉलेज है। टीचर वो बेस्ट होता है जो बच्चे को 100% सिखाने की क्षमता रखता हो, ना कि खुद को दिखाने की क्षमता रखता हो कि मुझे कितना आता है। हमारे बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है, जो जिनकी इंग्लिश आज तक वीक है ना, एक तो इस सेंटेंस को ठीक कर लो कि हमारी इंग्लिश वीक है। जिनकी इंग्लिश आज तक वीक है वो सेंटेंस को ठीक कर लो कि हमारी इंग्लिश वीक है। आपको ये बोलना है कि हम इंग्लिश में वीक हैं। आप अपने ऊपर तो बात ही नहीं आने देते, आप बोलते हो कि हमारी इंग्लिश वीक है, यानी आप तो ठीक हो, बस आपकी इंग्लिश कमज़ोर है। आपको इंग्लिश कमज़ोर नहीं बताना, आपको बताना मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, यानी कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर नहीं है। इंग्लिश तो सब्जेक्ट है, वो तो जैसा है वैसा ही है। आप इंग्लिश में कमज़ोर हो। तो जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या रही है आज तक, या तो उन्हें बेसिक से समझाया या पढ़ाया नहीं गया, या उन्हें कोई इस तरह की बुक या कोई सोर्स नहीं मिला जिससे उनको ये भाषा सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई जाए या पढ़ने में मदद मिले। या तीसरा कारण ये होता है कि कुछ टीचर्स हमें इस तरह के मिलते हैं। देखो टीचर बुरा नहीं है कोई भी, मैं टीचर को बुरा नहीं बोल रहा,
टीचर का बच्चों को बिना समझे बिना देखे पढ़ाना गलत हो जाता है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी नीड क्या है। आपकी नीड के अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ाया जाए तो आप में जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा। टीचर सभी अच्छे होते हैं, जब वो टीचर हैं, जब वो टीच कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो वो सब अच्छे हैं। बस कमी कहाँ रह जाती है कि वो आपकी ज़रूरत या आपकी रिक्वायरमेंट देखे बगैर अपने तौर तरीक़ों को आप पे हावी कर दें, वहाँ दिक्कत आएगी। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं ना, बिल्कुल जीरो से, तो उसमें सब बच्चे धीरे 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 इम्प्रूव करते चले जाते हैं। अगर मैं बहुत एडवांस चलूँ या कोई भी टीचर बहुत एडवांस चलता है, जिन बच्चों को लगता है आज भी हम इंग्लिश में कमज़ोर हैं, उनका कारण तीसरा ये रहा जो मैं बताने जा रहा हूँ। कई बार टीचर क्या करता है, इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करता है। क्लास में आता है तो बहुत सारी बातें, 90% चीज़ें इंग्लिश में बताने की कोशिश करता है। हालांकि उनका ये मेथड बहुत अच्छा है, मैं ये कहूँगा कि वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हमें उसके माहौल में ढलना चाहिए। अगर आप यहाँ से यूरोप चले जाओ, किसी भी यूरोप की कंट्री में चले जाते हैं, आपको 1 साल छोड़ दिया जाए, या यहाँ के किसी बच्चे को, जिस बच्चे ने बोलना भी नहीं सीखा, उसको हम यूरोप छोड़ दें, आप 2 साल बाद जाके देखना वो वहाँ की भाषा बोल रहा होगा, क्योंकि उसको वहाँ का माहौल दिया गया। तो चीज़ें माहौल से आती हैं। अब हम माहौल तो हिंदी का, और सपने देखते हैं कि हमारी इंग्लिश बेस्ट हो जाए। बेस्ट कब होगी? जब हमें अपने हिंदी के माहौल को थोड़ा कम करके पेपर के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत है, हिंदी को हमें छोड़ना नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश को भी कुछ टाइम देना ज़रूरी है। तो कुछ टीचर क्या किया करते थे, हमारे टाइम में भी, आपके टाइम में भी करते होंगे, कि इंग्लिश टू इंग्लिश चीज़ें समझाते थे। अब हमें आपको तो हिंदी भी ठीक से समझ नहीं आ रही है, या हमें रूल भी समझ नहीं आ रहे हैं, तो हमें फिर लास्ट में लगता था इंग्लिश हमें कभी नहीं आएगी। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है बच्चों जो आपसे ऊपर हो या आपसे हावी, आपसे हैवी हो। सब इजी है, बस आपका हौसला बुलंद होना चाहिए और आप जिद्दी होने चाहिए। हर चीज़ को अचीव करने के लिए सिर्फ एक ही कैप्सूल है जिसका नाम है जिद। जिद मत छोड़ो, सब्जेक्ट घुटने टेक देगा आपके सामने, और जब तक सब्जेक्ट घुटने नहीं टेक देगा तब तक मत मानना कि आपका सिलेक्शन होगा। मान लो आपको 4 चीज़ें आ रही हैं, 10 चीज़ें नहीं आ रही हैं, आपने चैप्टर छोड़ दिया, दूसरे पे आ गए, ये बेकार तरीका है। तरीका क्या रखना है कि जिसको चैप्टर को उठा लिया हमने, उस चैप्टर में कम से कम 80 से 90% आपका रेशो आना चाहिए सही क्वेश्चंस का। मैं 100% की बात नहीं कर रहा कि 100% ही आप हर चैप्टर को कर लो, फिर तो आप भगवान बन जाओगे। 100% तो कोई भी नहीं जानता चीज़ें, ना मैं जानता हूँ, ना कोई भी टीचर जानता है। हाँ, जितनी हमें ज़रूरत है उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको अगर 80 टू 90% कोई भी चैप्टर क्लियर है तो आप एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर दोगे, आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली। अच्छे से करोगे, बढ़िया तरीके से करोगे। तो चलिए बच्चों, आज की मेरी पहली शीट थी ये। शाम तक हो सकता है एक शीट और डले आर्टिकल्स भी। पहले मैं आर्टिकल्स की शीट डालूँगा 5 से 7, उसके बाद दूसरा चैप्टर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे पहले ही हार मान लेते हैं कि सर अगर आर्टिकल्स की 5-7 शीट डालोगे तो हर चैप्टर की 7-7 डालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगने दूंगा, टेंशन ना लो आप, क्योंकि मैं इस पर अब रेगुलर वर्क कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइपिंग वर्क कर चुका हूँ, बस धीरे धीरे अपलोड करने की बारी है। तो बहुत ज़्यादा डाटा अपलोड होगा, इंग्लिश के लिए भी, रीजनिंग जीके के लिए भी। ये 2 सब्जेक्ट आपके बेस्ट होने वाले हैं। चलिए, हरे कृष्णा अगेन।
प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर अप्रैल मंथ